Hello students, welcome to class 10th and today we are doing the topic the chapter nationalism in Europe. Nationalism in Europe में हमने वुमेन की कंडीशन के बारे में लास्ट वीडियो में देखा. थ्रू कंजर्वेटिव अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि लिबरल मूवमेंट को कैसे सप्रेस किया गया उसके बारे में हम पढ़ते हैं. थ्रू कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस द लिबरल मूवमेंट. कंजर्वेटिव फोर्सेस जो थे वो लिबरल मूवमेंट को सप्रेस करने में यानी उसको कुचलने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए 1848 में. दे कुड नॉट रीस्टोर द ओल्ड ऑर्डर. वो रीस्टोर नहीं कर पाए ओल्ड ऑर्डर को. मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज. मोनार्क्स जो है उन्होंने स्टार्ट किया, उनको रियलाइज़ होने लगा कि जो रिवॉल्यूशन का जो साइकिल चला और रिप्रेशन जो है वो सिर्फ इतने बड़े ग्रांड कंसेशंस से ही यानी कि इतने ज़्यादा अगर हम कंसेशंस कर दें लिबरल्स और नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज़ को, सिर्फ उससे ख़त्म होने वाला नहीं है. इसके बाद 1848 के ईयर के बाद द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगिन टू introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. तो जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, उन्होंने स्टार्ट किया इंट्रोड्यूस करना चेंजेस को दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप, जो कि वेस्टर्न यूरोप में पहले से ही इंट्रोड्यूस हो चुकी थी बिफोर 1815 यानी वाटरलू के वॉर से पहले ही. Thus serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominions एंड इन रशिया. तो इसी तरीके से ये जो सर्फडम है और बॉन्डेज लेबर जो है इसको भी हटा दिया गया, यानी नौकरशाही को, दास प्रथा को, इन सभी को, बंधुआ मजदूर वाली जो चीज़ें थी इन सभी को हटा दिया गया हैब्सबर्ग डोमिनियंस में, रशिया में. द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी इन द हंगेरियंस इन 1867. 1867 में हंगेरियंस में उन्होंने और ज़्यादा उनको ऑटोनॉमी दे दी, यानी काफ़ी फ्रीडम दे दी गई उनके द्वारा. नेक्स्ट और टॉपिक इज़ द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. जर्मनी और इटली का जो यूनिफिकेशन है वो कैसे हुआ उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया है, इस टॉपिक में बताया है. सो लेट्स सी. जर्मनी कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन. जर्मनी के बारे में ये कहा जा सकता है कि कोई आर्मी जो है, क्या वो कोई आर्मी किसी नेशन का आर्किटेक्ट हो सकती है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि किसी आर्मी के द्वारा किसी नेशन को डिस्क्राइब किया गया हो कि वो नेशन कैसा बनेगा, या आर्मी ने ही उसका फ्यूचर डिसाइड किया हो. आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन. 1848 के बाद नेशनलिज्म इन यूरोप जो था वो उसके एसोसिएशन से, उसकी डेमोक्रेटिक एसोसिएशन से दूर चला गया और रिवॉल्यूशन से. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ओपन मोबिलाइज्ड बाय द कंजर्वेटिव. और जो राष्ट्रवादी लोगों की भावनाएं थी वो भी धीरे धीरे कंजर्वेटिव से मोबिलाइज्ड होने लगी. फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनियन ओवर यूरोप. स्टेट पावर को प्रमोट करने के लिए और यूरोप के ऊपर पूरा डोमिनेशन लेने के लिए. तो उन्होंने अपनी पावर्स को दिखाना स्टार्ट किया और अपनी पावर्स को यूज़ करना भी स्टार्ट किया. दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस एंड बाय द जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट. अब जर्मनी और जो इटली है वो एक एकीकरण हो गया था उनका, यानी वो एक यूनिटी में आ गए थे नेशन स्टेट्स के जैसे. जैसा कि आपने देखा कि नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो मिडिल क्लास जर्मन्स में बहुत तेज़ी से फैली थी, जो who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation. जो कि 1848 में जिन्होंने ट्राई किया था अलग अलग रीजन से जर्मन कन्फेडरेशन से एक नेशन स्टेट में चेंज करना जर्मन कन्फेडरेशन को, और एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा उसको गवर्न किया जाए, इस तरीके की फैसिलिटीज़ लेना. तो इसको उस समय क्या कर दिया गया था, बिल्कुल जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे उनको सप्रेस कर दिया गया था. तो लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग, लिबरल इनिशिएटिव्स जो थे नेशन बिल्डिंग यानी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, लिबरल्स इनिशिएटिव वॉज, उन्होंने इस अपने सपने को पूरा करने के लिए रिप्रेस कर दिया कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की
लेकिन उन्होंने इस सपने को जब पूरा करने की कोशिश की तो इस सपने को उनको कुचल दिया मोनार्की ने और मिलिट्री ने मिलकर। और मोनार्की और मिलिट्री को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया बड़े बड़े लैंड ओनर्स ने, जिन्हें जंकर्स भी कहा जाता था, ऑफ प्रशिया। प्रशा के जो लैंड ओनर्स थे यानी ज़मींदार टाइप थे, उन्होंने इसको बिल्कुल सपोर्ट यानी कि इस रिप्रेशन को सपोर्ट किया मोनार्की को और मिलिट्री को। प्रशा और उसके बाद प्रशा टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। इसके बाद नेशनल यूनिफिकेशन का जो लीडरशिप है वो प्रशिया ने अपने हाथ में ले लिया इन इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। अंडरलाइन कर लीजिएगा। और प्रशा के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि आर्किटेक्ट थे ऑफ दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस को आगे ले जाने वाले, या हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के वास्तुकार कौन थे? प्रोफेसर बिस्मार्क थे, ऑटो वॉन बिस्मार्क जिनका नाम है कंप्लीट। एंड ब्यूरोक्रेसी, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी यानी पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से इस प्रोसेस को वो आगे लेकर गए। विद ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जो है एंडेड, उन्होंने एंड किया पर्शियन विक्ट्री को और कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और यूनिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया। 7 ईयर्स तक वॉर लड़ने के बाद, 3 वॉर्स उन्होंने लड़े 7 ईयर्स तक, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से, और प्रशिया की विक्ट्री हुई और पूरे यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो कौन किंग बना? 1871 में जनवरी में प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स। जो पर्शियन किंग थे विलियम फर्स्ट, उन्हें प्रोक्लेम कर दिया गया एज ए जर्मन एम्परर एक सेरेमनी में, जो कि वर्सेल्स में हुई थी। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग, और बहुत ज़्यादा तेज़ जो ठंड थी, 18 जनवरी 1871 को तो एक असेंबली हुई जिसमें जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी और आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और बहुत सारे पर्शियन जो मिनिस्टर्स थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क भी इंक्लूडेड थे। वो सभी एक अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स में इन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स में नए जर्मन एम्पायर को प्रोक्लेम करने के लिए या नए जर्मन एम्पायर की घोषणा करने के लिए वहाँ जमा हुए, जिसकी अध्यक्षता यानी जिसको हेडेड किया था कैजर विलियम्स फर्स्ट ऑफ प्रशा। कैजर विलियम फर्स्ट जो थे प्रशा के, उन्होंने उसकी लीडरशिप की, उस हमें कह सकते हैं उस गैदरिंग की या उस मीटिंग की। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस हुआ, हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो था जर्मनी में, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन हुआ द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट, प्रशियन स्टेट का डोमिनेंस उसमें देखा गया, यानी प्रशा जो है वो अपनी पावर्स के साथ उसने डेमोन्स्ट्रेशन किया। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। नया जो स्टेट है उसने एक स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस यानी कि अलग से एक मजबूत जो मॉडर्नाइजिंग करेंसी को उसने मॉडर्नाइज किया। बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, इन सभी को इम्प्रूव किया। प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस ओफन बिकम अ मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द जर्मनी। जो प्रशा के जो मेजर्स और प्रैक्टिसेस थे वो पूरे जर्मनी के लिए एक मॉडल के रूप में देखे गए। ये हम देख सकते हैं, देखिए नॉर्थ सी, सैशेल्विंग, होल्स्टेन, मैकलबर्ग, सॉवेरेन, हैनोवर, ब्रांसविक, ये सभी जो हैं इसमें हम जर्मनी का यूनिफिकेशन देख सकते हैं। 1866 से ये सारा यूनिफिकेशन हुआ है इसका। तो ये जो आपको पर्पल कलर में शो किया हुआ है ये 1866 से पहले हो चुका था इसका और ये पूरा, तो बस ये बीच का बचा था। तो सबसे लास्ट में जो हुआ है 1817 में वो साउथ जर्मन का हुआ है, जो कि ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जर्मन का, तो हमने पढ़ लिया किस तरीके से यूनिफिकेशन हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इटली का जो यूनिफिकेशन है उसको किस तरीके से परफॉर्म किया गया। इटली यूनिफाइड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इटली यूनिफिकेशन। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी की तरह ही इटली का भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है पॉलिटिकल
इटली की भी एक काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की। इटालियन वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। जर्मनी की जैसे ही इटली भी एक लॉन्ग हिस्ट्री पे कर रही थी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटालियन वर स्कैटर्ड, इटालियन भी बिखरे हुए थे अपने डायनेस्टिक, जो भी उनके डायनेस्टिक स्टेट्स थे, एज वेल एज मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, बहुत बड़ा जो हैब्सबर्ग एम्पायर था। ड्यूरिंग द मिडिल क्लास ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की जो मिडिल क्लास थी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। तो मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी के मिडिल में इटली को 7 स्टेट्स में डिवाइड किया गया, ऑफ विच ओनली वन सार्दिनिया पीडमांट वॉज रूल्ड बाय एन इटली प्रिंसली हाउस। उसमें सार्दिनिया पीडमांट जो था उस पर रूल कर रहा था इटालियन प्रिंसली हाउस। नॉर्थ पर रूल कर रहा था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंट्रल पर रूल कर रहा था पोप, एंड सदर्न, ये आपको लर्न रखने होंगे कि वो जो 7 स्टेट्स हैं वो कौन कौन से थे। देखिए, सार्दिनिया पीडमांट 2 हो गए, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में नॉर्थ था, यानी सार्दिनिया पीडमांट नॉर्थ हो गया, सेंटर हो गया, सदर्न रीजन हो गया, और ये सारे के सारे आपके जो रीजन्स हैं इन सभी को, जैसे सदर्न रीजन्स जो थे वो डोमिनेशन बर्बन किंग्स, स्पेन के बर्बन किंग्स के अंडर में थे। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म। इटालियन लैंग्वेज जो थी वो किसी एक फॉर्म की ज़रूरत नहीं थी, एक कॉमन फॉर्म की नीड नहीं थी। स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस, उसमें बहुत सारे रीजनल और लोकल वेरिएशंस आते थे। ड्यूरिंग द 1830s में गिसेप मैज़नी जो थे हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। 1830 में गिसेप मैज़नी जो थे उन्होंने एक साथ सभी को लिया, को एक प्रोग्राम किया जिसमें यूनिटी, जिसका सब्जेक्ट था यूनिटी, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इटालियन रिपब्लिक की यूनिटी की जाए। He had also formed a secret society called Young Italy, और गिसेप मैज़नी ने ही यंग इटली की एक सीक्रेट सोसाइटी यानी यंग इटली नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी को भी बनाया फॉर डिससेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848। 1831 और 1848 में अपने जो उसके रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग्स थे उन सभी से जब वो उन सभी में फेल हो गए, तो उसका मतलब ये था दैट द मेंटल नाउ फेल ऑन सार्दिनिया पीडमांट अंडर इट्स रूरल किंग विक्टर एमानुअल सेकेंड टू यूनिफाई इंडियन स्टेट, कि अब सारे इटालियन स्टेट्स जो हैं उनको इमानुअल सेकेंड के अंडर में यूनिफाइड होना पड़ेगा इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन। और रूलिंग एलाइट यानी वो जो रिच जो फैमिलीज थी उनकी नज़र में ये जो रीज़न था, अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम पॉसिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसने ऑफर किया पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। इटली का ऑफर किया पॉसिबिलिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और पॉलिटिकल डोमिनेंस की। तो इटली ने जब ये ऑफर किया तो चीफ मिनिस्टर कैवर जो थे, हु लेड द मूवमेंट, जिन्होंने बहुत सारे जो रीजन्स के मूवमेंट्स थे उनको लीडरशिप किया था, उनकी लीडरशिप की थी, वॉज नाइदर रिवॉल्यूशनरी, जो ना तो एक रिवॉल्यूशनरी थे ना कोई डेमोक्रेट थे, लाइक मैनी अदर वेल्दी, बस वो एक वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर थे इटालियन एलाइट के, अच्छे खासे प्रतिष्ठित। ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन, इटालियन से ज़्यादा वो फ्रेंच ज़्यादा अच्छा बोलना जानते थे। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक एलियंस, एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक एलियंस के ज़रिए जो कि फ्रांस के साथ उन्होंने किया, इंजीनियर्ड बाय द कैवर, जिसमें कैवर जो था वो इंजीनियर था। सार्दिनिया पीडमांट सक्सीड हुआ इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, सार्दिनिया पीडमांट ने इस समय 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स यानी कि रेगुलर जो ट्रूप्स थे, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलेंटियर्स एंड लीडरशिप ऑफ गिसेप मैज़नी, और गिसेप गैरिबल्दी की लीडरशिप में बहुत बड़े आर्म्ड वॉलेंटियर्स के साथ, सिपाहियों के साथ उन्होंने इस वॉर को ज्वाइन किया। तो गिसेप मैज़नी की लीडरशिप में ये ज्वाइन किया गया। 1860 में दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड
kingdom of two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasant. तो इटालियन और किंग्स जो थे टू सिसिलीज के जो किंगडम था succeeded in winning the support of the local peasant in order to drive out the Spanish rulers. लोकल पीजेंट जो कि इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट करने के लिए स्पेनिश रूलर्स के लिए इन 1861 विक्टर इमानुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में विक्टर इमानुअल सेकेंड जो थे उन्हें यूनाइटेड इटली का किंग बना दिया गया। हाउएवर मच ऑफ इटालियन, इसके बावजूद भी बहुत सारी इटालियन पॉपुलेशन जो थी अमंग हुम रेट्स ऑफ इलिटरेसी, जिसमें बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी यानी लोग बहुत ज़्यादा निरक्षर थे, रिमेन्ड ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल, वो अभी भी लिबरल और नेशनलिस्ट के आइडियोलॉजी से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे कि क्या चीज़ है और क्या हुआ। पीजेंट मासेस जो थे हु हैड सपोर्टेड, जिन्होंने गैरिबल्दी को सपोर्ट किया, इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया, उन्होंने इटालिया का कोई वर्ड नाम का सुना ही नहीं था। बिलीव दैट लाटालिया, उन्होंने लाटालिया, वो उसे पढ़ते थे लाटालिया वॉज विक्टर, वो लाटालिया को विक्टर इमानुअल्स की वाइफ समझते थे, यानी कि वो इतने ज़्यादा इलिटरेट थे कि उन्हें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती थी। तो ये इटालियन स्टेट्स हैं बिफोर यूनिफिकेशन 1858 से पहले, और बाद में इन सभी का यूनिफिकेशन कर दिया गया 1861 में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का यानी जर्मनी इटली का तो हमने यूनिफिकेशन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रिटेन, एंड द नेक्स्ट टॉपिक of Britain's unification, we will study about this in the next video. So thank you, have a nice day.